हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। एज यू नो दैट टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट्स एंड आप सब जैसा कि जानते हैं कि दो द हिंदू का एडिटोरियल और न्यूज एनालिटिकल पार्ट जो भी करंट अफेयर्स पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर डेली उससे रूबरू आपको कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज यहाँ पर 23 मई के दिन पहला जो आर्टिकल है आपके सामने वो एक स्टेट के ऊपर आया है। और स्टेट के ऊपर इसलिए आया है क्योंकि अभी अभी कर्नाटका में नई गवर्नमेंट बनी है, एक नया सरकार का गठन हुआ है वहाँ पे। और कर्नाटका को पूरे इंडिया में एक जो है सिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी सिटी जहाँ पर सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो अपने उच्चतम स्तर पर है, सिलिकॉन वैली के नाम से उसको जानते हैं। तो उस कर्नाटक के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, कर्नाटक भारत की और एशिया की कैसे एक तरीके से आईटी राजधानी बन सकता है, उसको कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसकी जीडीपी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो कितना है, उसमें उनको सुधार करने की क्या आवश्यकता है, अन्य राज्यों की अपेक्षा कर्नाटका में कितना सुधार हुआ है, कौन कौन से सेक्टर्स में अभी कर्नाटका में सुधार से करना बाकी है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कैसे होगा। एक तरीके से पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो कर्नाटका के ऊपर ही है। और ये कर्नाटका के विषय में जो लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटका ही केवल इसको स्पेशली कर्नाटका के तौर पर लिखा गया है। अदर स्टेट भी अगर चाहें तो उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उस तरीके की योजनाएं बना सकते हैं। इसीलिए इसको पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंस है कि हर स्टेट को कैसे जो है अच्छे तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ हिंदी में, और वैसे आवश्यकता भी है एक तरीके से हिंदी में लिखने की, क्योंकि हिंदी में लिखने से थोड़ा हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स हो जाता है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के जो है अपने आर्टिकल पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ सब हिंदी माध्यम में दिखाई दे रहा होगा, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जितना हो सके आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकें तो करें, और जितना हो सके शेयर तो उतना शेयर करें, ताकि हम लोग और भी बेहतरीन ढंग से आपके पास जो चीज़ें हैं वो तो लेके आ ही रहे हैं, और भी अच्छे से हम लोग इसमें सुधार कर सकें। तो कर्नाटका में जैसा कि पहले पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ पर बहुत सारी सरकारें 1988 से लेकर के मई 2023 तक आई गई। उनका जो डेवलपमेंट रहा है वो एक तरीके से जैसा भी रहा हो, लेकिन उसको एक नई दिशा में लेकर के चलने की ज़रूरत है। अभी तक जो भी सरकारों ने किया वो तो ठीक है, लेकिन एक हमको नए एनालिसिस की ज़रूरत है, नए जो है सिस्टम लाने की ज़रूरत है। और कर्नाटका ने 2032 तक जो अपना हर एक स्टेट का, सेंटर का, नेशन का, वर्ल्ड का एक टारगेट होता है कि हमको इतने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी को अचीव करना है इतने दिनों में। तो 2032 तक इन्होंने एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का एम अपने लिए रखा है। और ऐसे नहीं कि आप हवा में बात कर लीजिए आपकी जो इकॉनमी है वो ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको जो अपना स्टेट का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेशनल पे होता है, लेकिन जो राज्य स्तर की जीडीपी होती है उसको जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको जो है इनको कंपाउंड रूप से, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, सबको मिलाते हुए आपको जो है प्रति वर्ष 17 से 18% अगले 10 सालों तक आपको रखना पड़ेगा। यानी कि 2023 चल रहा है, लगभग 2032 तक 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वहाँ तक आपकी जो स्टेट की जीडीपी है उसको जो आपको एनुअल ग्रोथ रखना है वो 17 से 18%। ये जो है स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप रियल में उतरेंगे तो आपको 20% के अबव रखना पड़ता है, क्योंकि रियल में चीज़ें सिद्धांत के बजाय लागू सही तरीके से नहीं होती। और इस समय अगर करंट रूप में इनका CAGR देखा जाए जो है 13% के करीब में है। और कर्नाटका की अगर इकॉनमी देखें 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय है जीएसडीपी की तुलना में वो $4000 है। और ये जो $4000 है ये भारत की प्रति व्यक्ति आय की दोगुनी है। और इसकी जो जीडीपी देखें कर्नाटका की तो $250 बिलियन है।
लेकिन इसमें अब यहाँ पर राइटर अपना शुरू करते हैं योगदान देना कि कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, है क्या कि जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का, आपको पता है कि भारत का सर्विस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो निर्यात भी होता है और एक तरीके से उसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल भी है, और वो करंट रूप में वही एक ऐसा सेक्टर है जो इकॉनमी में एक मजबूत रूप से स्टैंड है। तो जो जीडीपी है कर्नाटका की, सेवा क्षेत्र को अगर उसमें योगदान देखा जाए तो वो एक थोक के रूप में आती है, बल्क के रूप में, यानी कि उसका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर वितरण विषम है का मतलब कि सेवा सेक्टर ज़्यादा है, एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो कम है। और जो सेवा सेक्टर का योगदान है भी तो वह सब जगहों पर समान रूप से नहीं है। किसी सेवा का, जैसे कि आईटी है, इंफॉर्मेशन सेक्टर्स है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, उसका ज़्यादा है और बाकी का कम है, क्योंकि सेवाएं बहुत सारी होती हैं। तो इसकी जो इस तरीके की जो जीडीपी है वह $250 बिलियन है कर्नाटका की। इसकी जो डिजिटल इकॉनमी की बात करें तो जो डिजिटल इकॉनमी है वो $60 बिलियन बंगलौर और उसके आसपास के जगह पर सेंट्रलाइज्ड है। अब बंगलौर और उसके आसपास जगह पर अगर $60 बिलियन सेंट्रलाइज्ड है, तो बंगलौर को जब ये शहर निर्मित किया गया था तो इस तरीके से नहीं निर्मित किया गया था कि आगे 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल जितनी भी इकॉनमी यहाँ पर क्रिएट होगी उसको ये कंजप्शन कर लेगा, यानी कि उसको ये कंडक्ट कर लेगा, सही तरीके से लेकर के चल सकेगा। तो जब $60 बिलियन की आपकी डिजिटल इकॉनमी है तो जाहिर सी बात है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सप्लाई चेन, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके इफ़ेक्ट आपका पूरा का पूरा राजधानी के ऊपर पड़ रहा है। और राजधानी को आपने इस तरीके से नहीं निर्मित किया है कि वो इतना सारा प्रेशर झेल सके। क्यों? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक सेक्टर को लेकर के साथ नहीं चलता। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पानी की समस्या, सीवर की समस्या और बिजली की समस्या, परिवहन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, 24 घंटों बिजली आनी चाहिए, आपके पास रोड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के एक जो निवास स्तर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक ऐसे सिटी को डेवलप्ड करना है जहाँ पर जितनी आपकी इकॉनमी ब्रॉड होगी उतना ज़्यादा वो उसको झेल सके या दबाव को सहन कर सके। तो इसीलिए जो है अब ये जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे साइबराबाद, मोहाली, तमिलनाडु में आरगैदम, नवी मुंबई, नया रायपुर, तो यहाँ पर उपग्रह प्रौद्योगिकी और जो अन्य क्लस्टर्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर वो लोग बना रहे हैं। तो ये ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बंगलौर जो है, बंगलौर में इस तरीके की आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से है और प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने जैसे अभी बात किया परिवहन सेक्टर को लेकर के, तो बंगलौर में क्या है कि 2 मिलियन व्यावसायिक जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं, ऑफिशियल जो कर्मचारी हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा हैं। और उनकी जो आवागमन सुविधा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ले जाने की संख्या, वो बसों की संख्या वो जो है उसमें पारी लगती है। शाम के समय, सुबह के समय 3-4 पारियाँ पे वो लोग अपना सेवा देते हैं। लेकिन जो इस तरीके की जो सिस्टम है वो चौंका देने वाला है कि एक ऐसे शहर में इस तरीके की जो सुविधा है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बसेस नहीं हैं, उनको पारी लगाना पड़ता है और ये सब परिवहन को लेकर के बहुत अधिक समस्या का सामना कर रहे हैं। वो भी एक ऐसे सिटी में जहाँ पर ये डेवलप्ड की दिशा में अग्रसर होने की क्षमता रखता है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी बहुत उन्नत है। अब यहाँ पर जो इनकी जो इकॉनमी का सेक्टर्स होता है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, उन सब का ये डाटा दे रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में अभी तक 15.5%, विनिर्माण सेक्टर 15.5% सेवा क्षेत्र, ये बिग कंट्रीब्यूटर इन कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक में ये बहुत बड़ा योगदान किया है जीएसडीपी, कर्नाटका की जीएसडीपी में। और ये पूरी की पूरी जो कर्नाटका की इकॉनमी है उसका 2/3 भाग केवल और केवल सर्विस सेक्टर में योगदान देता है, इसलिए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो विनिर्माण सेक्टर है वो 10.8% है, कृषि 11.8%, जो वृद्धि दर होती है वो इस पर है।
तो राइटर कह रहे हैं इस पे जो और भी अधिक ध्यान दे करके इस पे वृद्धि की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि ये अपने उच्चतम स्तर पर हैं, इनको अगर ध्यान दिया जाए, इनके डेवलपमेंट पे इनको रिफॉर्म किया जाए तो ये जो है और अधिक इनमें गुंजाइश होती है और अधिक ही आगे बढ़ने की ये गुंजाइश रखते हैं। और जो आप ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का रास्ता, आप बनने का सपना देख रहे हो, वो केवल और केवल सेवा सेक्टर्स और प्रौद्योगिकी के सेक्टर्स पर आप नहीं टिक सकते हो। यानी राइटर का कहना है कि आपके पास दो कंधे हैं, एक सेवा सेक्टर्स, एक प्रौद्योगिकी सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स यानी सॉफ्टवेयर सेक्टर्स, और इन्हीं के दम पर आप ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का जो रास्ता है वो तय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जो है आप आगे नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट लीड टूवर्ड्स ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी इन कर्नाटका इन नॉर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल, यानी कि सेवा और प्रौद्योगिकी के दम पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो ऐसे। और इसके लिए आपको विनिर्माण सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर लाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये कर्नाटका की ही बात नहीं है, इसको ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के लिए, हर नेशंस के लिए। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे, आपका सर्विस सेक्टर ऑलरेडी हाई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो है, एग्रीकल्चर है नहीं, क्योंकि इंसान खाने के लिए अगर वो खाएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा? अगर उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं तो वर्क कैसे करेगा? और भोजन भी ऐसा हो कि वो मिलावटी ना हो, पौष्टिक हो, तो इसके लिए आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जितना होगा उतना ही उस जीडीपी में जाहिर सी बात है अच्छा योगदान निकल करके आएगा। और इसके लिए अब यहाँ पर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ये कार्यकाल पर कि आप जो है सिविल सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान है, जो इकॉनमी से रहे हैं, पहली चीज़ कि सिविल सेवा के जो कर्मचारी हैं उनका जो कार्यकाल होता है हर स्टेट में ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बहुत कम है। अगर वो सही तरीके से काम करते हैं तो जो है बहुत ही कम दिन तक अपने पद पर उस स्टेट में बने रहते हैं। और एक यहाँ पर कर्नाटका में रिकॉर्ड जो है लाया गया है, और वो रिकॉर्ड है कि यहाँ के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं यानी कि वित्त सचिव हैं, वे अपने पद पर लगातार एक ही स्टेट में 10 साल रहे हैं और उन्होंने 13 बजट अपने साथ प्रेजेंट किया है। तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है कि जो इकॉनमी होती है उसको जो है राज्य के जो टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि राज्य की जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की हों और विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर की हों, राज्य घोषणाएं अनाउंसमेंट जारी कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो केवल और केवल आईएएस अधिकारी करते हैं। तो आईएएस अधिकारी का अगर मैनेजमेंट बहुत ही सही है, मैनेजमेंट उनका बहुत ही अच्छा है, उसका जो ज्ञान होता है, उसको जो अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली रूप में लाने का जो तरीका होता है वो सही है, तो राज्य को जो है एक अच्छा रिफॉर्म मिल सकता है। तो कर्नाटक की अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इकॉनमी में, तो जो कर्नाटक है वो 10 राज्यों में से एक है जहाँ पर बहुत छोटा सा जो राजस्व सरप्लस आता है वो जीएसडीपी का 0.07% है। अपने आप में ये बहुत गर्व करने की बात है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत के जो तमाम स्टेट हैं वो या तो वित्तीय घाटे में चल रहे हैं या तो उधारी लेकर के चल रहे हैं। उनका घाटा इस तरीके से है कि आप देख करके चिंता कर सकते हैं, उस पर चिंताजनक बात है। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा अकेला स्टेट है कि कर्नाटक में जो है उसकी जीएसडीपी का एक छोटा सा जो रेवेन्यू आता है सरप्लस में है, और जीएसडीपी का वो जो रेवेन्यू है 0.07% है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कर्नाटक में ऐसा जो है निकल करके ऐसी बात आती है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और बात की जा रही है, और वो बात क्या है कि जो पूंजी व्यय है कर्नाटका का वो 2015 से लेकर के 2020 तक 17% था। और यह पूंजी व्यय जो कैपिटल यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किया जाता है वो कर्नाटक में 17% था। देश में इस तरीके से एक बार फिर से श्रेष्ठ पर आया।
जो राजस्व प्राप्ति के लिए व्यय किया जाता है, राजस्व प्राप्ति के लिए यानी कि जो राजस्व उगाही में स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है वो कर्नाटका का 39% है और यह देश में सबसे कम है। पंजाब और केरल की तुलना में तो यह बहुत कम है, क्योंकि पंजाब और केरल में ये अबाउट 75% है। जो बकाया देनदारी है कर्नाटक को देने के दिशा में, यानी कि जो कर्नाटक के ऊपर लाइबिलिटीज है देने के लिए, वो उनकी जीएसडीपी का यानी कि जीडीपी का 20% के निचले स्तर पर है और यह देश के 4 राज्यों में से एक है। यानी कि अगर कर्नाटक का कंपैरिजन अन्य स्टेट्स के मुकाबले किया जाए तो इसकी जो इकॉनमी आती है वो इकॉनमी एक तरीके से बहुत ही बेटर साबित हो रही है अन्य स्टेटों को देखते हुए। तो इस तरीके का कर्नाटका का अपना जीडीपी है। अन्य जो 4 स्टेट हैं साउथ में, वहाँ पर जो कंडीशंस है इकॉनमी की, उद्योग की, वो कर्नाटक से बदतर की स्थिति में है, यानी कि कर्नाटक से बेस्ट नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो ये नहीं सोचती कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं या तो फेक घोषणाएं करें, सरकार हमको बनाना उद्देश्य है, आने के बाद लागू ही न करें, लेकिन जनता भी वैसी रहती है। खैर, तो अगर गवर्नमेंट अपनी जो एक तरीके से चुनाव में आई है, तो चुनाव में जीत करके आई है, तो उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और उस घोषणाओं की गारंटी दी है को लागू करेंगे। अब ये जो गारंटीकृत घोषणाएं हैं, अगर उसको गवर्नमेंट लागू करती है तो पहली चीज़ कि इस समय जो एक आपको इकॉनमी में पढ़ाया जाता है कि एफआरबीएम एक्ट, राजकोषीय घाटा जो है, एफआरबीएम एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा है वह जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो कर्नाटका का राजकोषीय घाटा है वो 2.6% है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 2.6% है, ये एक तरीके से ठीक है, 3% से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर कर्नाटक में जो गवर्नमेंट चुन करके आई है, अगर वो जो है अपना लागू करती है सारी घोषणाएं, तो वर्तमान में आपको जान के ताजुब होगा कि जो एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% रखा गया है उसको क्रॉस करते हुए 2.6% से उठ करके सीधे 4.5% तक चला जाएगा। और एक तरीके से फिर से अगर एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% से आप ऊपर जाते हैं, यानी कि 4.5%, 1.5% आप ऊपर चले गए, तो आपके लिए बहुत 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 लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेसेस टू स्टेट्स, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस तरीके की जीडीपी जो है एफआरबीएम एक्ट के ऊपर चली जाती है। तो कर्नाटक पर बकाया की बात अगर करें तो जो बिजली उत्पादन है उसका महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तुलना में कम है, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए जो है से ज़्यादा इनको बिजली उत्पादन का देना है। विभिन्न सरकारी विभागों में जो बकाया है, बिजली जो यूज की जाती है वितरण उपयोगिता के क्रम में, वो 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बिजली उत्पादन और तमाम बातें की जाती हैं वो कर्नाटका के लिए ठीक है। कर्नाटका अपना जो भी करेगा उसको अपनी देनदारी भी इसी कन्वर्ट में देनी ही होगी। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात हो रही है कि मुफ्त बिजली अगर आप ऐसे में जब आपका बकाया है इतना ज़्यादा, कहीं 6,000 करोड़ रुपए, कहीं 4,000 करोड़ रुपए, ऐसे में आप जो है मुफ्त बिजली देने का वादा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऐसी आशा हम नहीं करते हैं कि भारत सरकार जो सीएसपीएस का ड्यू है, यानी कि जो बिजली बकाया का वसूलीकरण है, वो कहीं टैक्स हस्तांतरण से न कर दे, क्योंकि अगर टैक्स हस्तांतरण से करती है तब भी तो कर्नाटका की इकॉनमी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अन्य जो स्टेटों की ऊपर बिजली के बकाया के कर्ज हैं, जो बिजली की वसूली का कर्ज है, अगर वो टैक्स हस्तांतरण से करने लग जाएं तो और स्टेट की बात राइटर करते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही डाउन है, इतनी ज़्यादा डाउन है कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ गिरेंगे इसका कोई भी जो है अता पता नहीं है। अब यहाँ पर एक ये तो पूरा की पूरी इन्होंने बताया कि
कैसे कर्नाटका की इकॉनमी है, कितनी देनदारी है, जीडीपी कितना है और $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो बनने का रास्ता है वो कैसे तय होगा। अब आगे ये बताते हैं वो रास्ता कैसे आप तय कर सकते हैं। स्किल एंड ट्रेनिंग, कौशल, जो कौशल है यानी कि आपके पास मैन फोर्स बहुत अधिक है। मैन फोर्स का मतलब होता है जो आपके पास कार्यबल की संख्या है वो बहुत अधिक है, और एक तरीके से उनके अंदर अनस्किल्ड है, यानी कि अनस्किल्ड का मतलब वो उस मात्रा में स्किल नहीं किए गए हैं जो उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। तो आपको करने की क्या आवश्यकता है, सबसे पहली चीज़ कि उसे आप उद्योग को देखते हुए, यानी कि यहाँ पर राइटर अन्य से थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं कि जो प्रासंगिकता है स्किल करने की, ऐसा नहीं कि आप एक दुकान खोल लीजिए और वहाँ पर 10 आदमियों की भर्ती कर दीजिए और कह दीजिए सारे लोग स्किल हो गए हैं कोई एक इंडस्ट्री के आधार पर। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इलेक्ट्रीशियन उनको बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में कितने वर्कर्स होंगे, उनको क्या नॉलेज है, कैसे वो वर्क करेंगे, उस आधार पर आप स्किल करिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो बीटेक या बीई जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं उसके आधार पर उनको स्किल करिए। अगर आप रेलवे पे करना चाहते हैं तो उनको उस आधार पर जो है प्रासंगिक बनाइए। तो उद्योग के आधार पर उनको प्रासंगिक बनाए जाने की जो आवश्यकता है वो है। और ये जो कर्नाटका है वो अनुकरण कर सकता है तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना में टास्क है तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज। उसने जो है 1,80,000 कार्यबल को प्रशिक्षित किया है इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, और वही अनुकरण अब कर्नाटका ही नहीं अन्य स्टेट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब कर्नाटका कर सकता है तो अन्य स्टेट भी कर सकते हैं। अब जो कर्नाटका का सॉफ्टवेयर होता है उसमें 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं। एक उसका प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है और दूसरा उसकी सर्विसेज होती हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप प्राइवेट सेक्टर के साथ उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ आप अपना जो सॉफ्टवेयर की स्किल है उसको पहले ग्रीन फील्ड स्किल में कन्वर्ट करिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के साथ आप गहनता के साथ मिल करके एक उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना करिए जो यूजीसी के कंट्रोल में ना हो। यूजीसी के कंट्रोल में रहने से ठीक है वो आप करिए, वहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइन कुछ होंगी, लेकिन आपका यहाँ पर यूजीसी के कंट्रोल से बाहर जो लिखा है वो इस संदर्भ में लिखा है कि उसकी जो विषय तय किए जाएंगे, जो राज्य को आवश्यकता होगी इंडस्ट्रियल स्किल्स की, ग्रीनफील्ड स्किल्स की, वो जो है उसमें उन छात्रों को लिए आप उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए। आप अपने अनुसार विषय का निर्धारण कीजिए, और यूजीसी तो बहरहाल वहाँ पे उसकी मान्यता के लिए तो जो रहेगा वो तो रहेगा, वो तो बात की बात है। अब कर्नाटक उसी सेक्टर्स में, ये जब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक का जो इतिहास रहा है वो प्राइवेट पब्लिक टास्क फोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट रहा है। वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक टास्क फोर्स BATF एंड IT बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप जो है सफलतापूर्वक वहाँ पर वर्क किया था, और सरकार की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का विचार और उनके जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका चैनलाइज करना होगा। सरकारी विभाग से उसको जो है एक तरीके से समन्वय करना होगा। निजी क्षेत्र की कैपिटल, सबसे बड़ी चीज़ उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसका, जो उनके वर्क फोर्सेस, पहली चीज़ की जितने भी निजी सेक्टर्स में आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निजी सेक्टर को प्रमोट कीजिए, निजी सेक्टर की जो वहाँ पर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो कर्मी दल होते हैं निजी सेक्टर्स में, उनकी आप स्किल मैनेजमेंट देखिए वो गवर्नमेंट सेक्टर से बेस्ट रहती है। तो आप उनका जो योग्यता है, स्किल्स है, उसको आप लीजिए, निजी सेक्टर्स के विचारों को आप लीजिए। तो ये सब आप अपना उनसे इन सब संसाधनों का यूज करके आप अपनी जो प्रभावशीलता है हर सेक्टर्स में, इकोनॉमिक के सेक्टर्स में, मैनेजमेंट के सेक्टर्स में, रीजन के सेक्टर्स में यानी प्रशासन के सेक्टर में, उसको आप बढ़ा सकते हैं। फिर सरकारी कौशल विकास पहल की डिजाइन रोल आउट के लिए टास्क फोर्स की स्थापना करना चाहिए, यानी कि सरकार कैसे विकास करेगी, एक कौशल सहित विकास होगा। सही प्रकार के कौशल प्राप्त करने में यह जो टास्क फोर्स है वो मदद करेगा, और इसको उद्यम की आवश्यकता है, जिस उद्योग की आवश्यकता है उसमें ये फुलफिल करेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर इसकी स्थापना राइटर करें क्यों नहीं हुई टास्क फोर्स की स्थापना, तो इसकी स्थापना अगर हो जाती है तो जो डिमांड सप्लाई गैप है
यानी कि जो मांग की जाती है, जो पूर्ति और डिमांड और सप्लाई गैप है, उसके अंतर को इस तरीके की जो प्रयास हैं वो जो है पूर्ति कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। अब कर्नाटका के जो कृषि सेक्टर्स हैं उस पे बात की जा रही है कि कर्नाटका का जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वह कैसे इसमें जो है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो कर्नाटक ने अभी कृषि सेक्टर्स में थोड़ा सा सुधार किया है, कृषि के विपणन को लेकर के, खरीद को लेकर के, बाजारीकरण को लेकर के, लेकिन जो वैल्यू चेन होती है वो अभी पूरी तरीके से नहीं सुधरी है। वैल्यू चेन के ऊपर इनको सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं तो यह जो है जीएसडीपी के लगभग जो 11-12% पर जो एग्रीकल्चर मैंने अभी दिखाया था आंकड़ा, वो स्थिर नहीं रहेगा। वैल्यू चेन का मतलब यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला, जो मूल्य श्रृंखला होती है वो स्थिर नहीं रहेगा। जो मूल्य है, सरकारें जो मूल्य निर्धारित करती हैं उस तरीके से किसानों को जो लाभ होता है, अगर इसमें वैल्यू एडिशन, वही आगे राइटर कर रहे हैं, अगर इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स के लिए, यानी कि अलग अलग फसलों के लिए जो वैल्यू एडिशन होता है अगर वो सरकार के द्वारा कर दिया गया तो जो वैल्यू चेन होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब इस तरीके से स्ट्रांग होगा तो किसानों को अधिक आय की प्राप्ति हो जाएगी, और जब किसान की अधिक आय मिल जाएगी, किसानों को एक अधिक आय मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका वो यूज हर सेक्टर्स में कर सकते हैं। जो कर्नाटक की एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, पहली चीज़ कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप पॉलिसी लेकर के चलने की ज़रूरत है। बेटर फंडिंग के लिए आपको जो है बेस्ट फंडिंग प्राप्त हो, उसके लिए आप एग्रीकल्चर स्टार्टअप पॉलिसी लाएं, ताकि जो नवयुवा मैक्सिमम सर्विस सेक्टर्स पर डिपेंड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या स्टार्टअप हो सकता है, उसकी तरफ भी बढ़ें, उसमें भी रोजगार निकल करके आए। इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में रिफॉर्म्स में करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वितरण की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है, मार्केटिंग होता है, ब्रांडिंग होता है, उसमें उसको सुधार करने की ज़रूरत है। उद्योगों के साझाकरण को बढ़ावा करने की ज़रूरत है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिल करके आपको, और जनता, इसमें तीनों सेक्टर को मिल करके आपको यूज करना होगा। जो बाजार संरेखित प्रोत्साहन के रूप में समझदारी से राज्य का समर्थन करना होगा, यानी कि जो राज्य है वो बाजार संरेखित प्रोत्साहन को बहुत ही सिंसियरली ढंग से उसको प्रमोट करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन सिंसियरली ढंग से। यहाँ पर बाजार संरेखित प्रोत्साहन है, बाजार में संरेखित प्रोत्साहन का मतलब ये है कि जो मार्केट की इकॉनमी होती है वो दिन ब दिन सप्लाई और बेस जो उसका होता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर वो टिकी हुई होती है, और अगर राज्य खुल करके उसका समर्थन करता है तो उससे जनता जो है, जनता को परेशानी हो जाती है, जनता एक तरीके से प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती है, और ख़ास करके मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम और जो पुअर लाइन के लोग हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर वही समझदारी की बात की जा रही है कि राज्य को बहुत ही सिंसियरली ढंग से उसको जो है समर्थन करना होगा। और फिर सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने की बात की जा रही है कि ताकि जो कृषि ऋण के लिए जो एक तरीके से कृषि ऋण अगर उनको जो मिल रहा है वो हर तरीके से समान रूप में नहीं है, कहीं अलग है कहीं अलग है, तो सहकारी समिति अधिनियम में अगर संशोधन हो जाता है तो किसी प्रकार के भी कृषि ऋण के लिए समान शुल्क की अनुमति दी जा सकती है, जो एक तरीके से कम ही रहता है। अब यहाँ पर आईटी कैपिटल की बात की जा रही है कि आईटी कैपिटल कैसे यहाँ पर लागू किया जा सकता है, एक तरीके से आईटी कैपिटल कैसे अपना वर्क करेगा। भारत में क्या है कि आईटी कैपिटल जो है कर्नाटक में जो बंगलुरु है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एशिया, वो दोनों की जो है आईटी कैपिटल के रूप में जानी जाती है। अब इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, समय की मांग के अनुरूप होना चाहिए। समय क्या मांग रहा है आपसे, आप कर क्या रहे हो, समय की मांग के अनुरूप आधुनिक स्टार्टअप की नीति की आवश्यकता है। जो, और ये केवल कर्नाटक में नहीं, ये तो कर्नाटक के ऊपर विशेष रूप से लिखा गया है, लेकिन हर स्टेट को, हर देश को ऐसा ही करने की ज़रूरत है। जो आपकी टाइम है, जो आपका जो इस समय की मांग की जा रही है, वही आपको एक तरीके से करने की, बेहतरीन ढंग से करने की ज़रूरत है। नई सरकार की जो 5 प्राथमिकताएँ प्रायोरिटी हैं, उसमें इस तरीके की जो समय की मांग के रूप स्टार्टअप की आवश्यकता है उसको एक तरीके से उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। 1 ट्रिलियन इकानमी को प्राप्त करने के लिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी वो 150 लाख करोड़ रुपए की संचयी निवेश की आवश्यकता होगी, और ये 10-12 वर्षों में सरकार का जो संग्रहण है लगभग कैपेक्स है लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राइटर कह रहे हैं कि आने वाले समय में यह बहुत ही देखने को मिलेगा कि कैसे कर्नाटक अपनी यात्रा जो है निजी सेक्टर से और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, कैसे वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे दोनों मिल कर के आगे बढ़ सकते हैं।
यह कर्नाटक के लिए एक बहुत ही रोचक का विषय होगा, वो अपनी यात्रा कैसे शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था, यह आर्टिकल एक तरीके से कर्नाटक के ऊपर लिखा गया था, और ये कर्नाटक ही नहीं और अदर स्टेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदर स्टेट के लोग भी इसी तरीके की योजनाओं के लिए उसमें भाग ले सकते हैं, उसका वर्क कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल इतना लिखना होगा कि जो अदर स्टेट हैं वो कौन सा, इसमें किस तरीके की योजना, जो बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं उनको कैसा सुधार लेके चलना होगा। मान लीजिए कर्नाटक तो थोड़ा सा डेवलप है, कर्नाटक के लिए अलग रीति है। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल है G7 के विषय में बात कही जा रही है। G7 जो है कैसे इसको जो है विश्व के कुछ नेताओं ने, खास करके दक्षिण के जो लीडर हैं, दक्षिण देश के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इसको एक तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया है। और वो अयोग्य क्यों घोषित किया है, उसका क्या रीज़न है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको हम यहाँ पर उल्लेखित करते हैं G7 को लेकर के। अभी जो मीटिंग हुई है बहरहाल ये देखिए G7। अब इसमें G7 के ऊपर क्या बात कही जा रही है, ये यहाँ पर आपके सामने हिंदी में शुद्ध लिखा हुआ मैटर्स है। अब यहाँ पर वही बात की जा रही है G7 के बारे में। G7 क्या है क्या नहीं है। अभी देखिए हाल ही में G7 की मीटिंग हुई, और G7 से जो है मीटिंग में वहाँ पर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जिसे हिरोशिमा पर मीटिंग बुलाई गई थी, हिरोशिमा शहर में। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जो पूरी तरीके से पूरे विश्व में पहला परमाणु बम गिराया गया था और पूरी तरीके से जापान को बर्बाद कर दिया था। लेकिन जापान ने अपनी तकनीकी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया के शीर्ष 5 देशों में अपना स्थान इकॉनमी के रूप में बनाया है। लेकिन जापानी पीएम के द्वारा जो हिरोशिमा में आयोजित था यह G7, वो दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया, एकजुटता का एक मजबूत जो संदेश होता है वो मजबूत संदेश वहाँ पर दिया। G7 के सदस्य थे, यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप थे, अमेरिका था। इन्होंने 1945 के जो परमाणु पीड़ित हैं उनके लिए शांति के प्रतीक के साथ, शांति के प्रतीक में तो गए ही, जो किया जाता है वगैरह वगैरह जो कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं वो तो किया ही जाता है, लेकिन उसके निरस्त्रीकरण के लिए भी, परमाणु जो निरस्त्रीकरण की बात की जाती है, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए भी यहाँ पर इन्होंने अपना वक्तव्य स्टेटमेंट एक तरीके से जारी किया, विजन स्टेटमेंट। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हिरोशिमा का दौरा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की का आगमन हुआ। जेलेंस्की ने इस आगमन के साथ अपने संदेश को और अधिक बढ़ा दिया। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जाता है, और नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे ये सबको पता है कि मानवता के विषय में बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, युद्ध के निरस्त्रीकरण की बात करेंगे, युद्ध को रोकने की बात करेंगे, मानव के ऊपर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस युद्ध से जो भी इंसानियत मर रही है उसके विषय में, यानी कि एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो बात करेंगे। G7 कंट्री, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको, एक अधिक बात किया था G7 कंट्री में क्या हो सकता है, वही पुराना मुद्दा, यूक्रेन पर जो है बमबारी के लिए रसिया पर अधिक प्रतिबंधों की मांग, रसिया को और अधिक प्रतिबंध लगाया जाए। किंतु ये सब जो कंट्रीज़ हैं आपस में जो मिले थे, ये सब जो रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है उस बातचीत को हल करने में, युद्ध को समाप्त करने की जो दिशा होती है उस दिशा में ये लोग विफल रहे। और जो G7 कंट्री है, पूरे ग्लोबल जो इकॉनमी होती है, GDP होती है, 1/3 से कम है वहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन दुनिया के 10वें हिस्से से थोड़ा सा अधिक है। सदस्य देश की जो कुल संपत्ति है दुनिया की शुद्ध संपत्ति का आधे से अधिक है। तो जो G7 कंट्री है उसका जो दृष्टिकोण है, अब उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी जो दृष्टि है, यानी कि वैश्विक दृष्टि, किस हिसाब से विश्व को देखता है, किस हिसाब से वर्ल्ड को देखता है,
यूएस यूरो आधारित हो चुकी है अगर जापान को छोड़ दिया जाए। तो यानी कि G7 की जो विचार हैं, G7 की जो दृष्टि है पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है यूरोपियन और यूएस पर। उन दोनों के द्वारा कहीं भी विश्व दृष्टि के प्रसार यानी कि और भी कंट्रियों की कोई चर्चा नहीं की गई। 2008 में जब रसिया ने जॉर्जिया पर कब्जा कर लिया था, उसको अपने में मिला लिया था, तो रसिया को निकाल दिया। 2014 में क्रीमिया को रसिया ने ले लिया था। तो ये जो G7 है, इसने खुद को इस घटना के बाद अनुबंधित करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है वो ये है कि G7 पूरी तरीके से जो इकॉनमी है उसको इकॉनमी ग्रुप ठहराना भी बहुत मुश्किल हो रहा है राइटर के अनुसार। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया जो बिग इकॉनमी हैं वो इनमें शामिल नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज़ की जो G7 है वह अब केवल और केवल अमेरिका और यूरोपियन हितों के लिए एक ध्रुवी विश्व बन गया है, एक ध्रुवी ग्रुप बन गया है। और इस दिशा में इस तरीके का जो घटना है उसको उठाने के लिए बहुत ही ठीक नहीं है कि आप केवल एक ग्रुप को लेकर के चलें। थोड़ा सा आपको जो है रखना ही पड़ेगा। अब ये आगे कह रहे हैं विश्व दृष्टि में जो विकासशील दुनिया है, ठीक है, G7 क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर पा रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील दुनिया है, उसके लिए G7 में कहीं भी स्थान नहीं है। पारदर्शी वित्त पोषण की, ऋण स्थिरता को बढ़ावा देने की, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस इमिशन की, इन सब बातों के लिए उसके पास न तो कोई मुद्दा है, न तो कोई टॉपिक है, न ही कोई कुछ उसमें रिफॉर्म की बात करता है। तो एक तरीके से यह अगर देखा जाए तो यह एक तरीके से पूरी तरीके से यह असफल है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। एक तरीके से आप साथ जो समन्वय की बात की जाती है हर समय हर देशों के द्वारा, उसके लिए ये पूरी तरीके से असफल है। तो ठोस उपायों का प्रस्ताव लाने में एक तरीके से असफल है। आज की दुनिया के दौर में देखा जाए, आज के टाइम के लिए, तो यह पूरी तरीके से गैर प्रतिनिधि हो चुकी है। मतलब कि इसका कोई उस तरीके से वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता कि विश्व को एक समन्वय की दिशा में आगे लेकर के चल सकती है। अब जो G20 अभी सितंबर में दिल्ली में आयोजित होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी होस्टेस करेंगे, उसमें होप की जाती है, आशा की जाती है कि वो जो समूह है अधिक समावेशी दृष्टिकोण को लेकर के चलेगा, अधिक दिशा में कार्य करेगा। आज की दुनिया के सामने जो चुनौतियां उभर करके आ रही हैं उस पर अधिक व्यापक वैश्विक सहमति बनाने में मदद करेगा। भाई भारत में अगर हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर भारत के द्वारा कुछ न कुछ तो इस तरीके की बात की ही जाएगी, मानवता का संदेश दिया जाएगा, आतंकवादी विरोधी। अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि G20 में क्या क्या बातें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। पहली चीज़ कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा, टेरर फंडिंग के ऊपर, टेरर फंडिंग के ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरा, वैश्विक शांति सहयोग की बात की जाएगी, समन्वय की दिशा में बात किया जाएगा। रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत एक संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करेगा रसिया के ऊपर कि युद्ध को रोका जाए, इससे मानवता की हानि हो रही है। दूसरा, अगर जलवायु के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जलवायु, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, अपनी प्रतिबद्धता पर भारत कायम है। 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन जो एम रखा है 2030 तक, इसके बाद 2070 तक शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, इस पर अपनी भारत कायम है, उस दिशा में अग्रसर चल रहा है। लेकिन विकसित देशों को अपनी टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करने की बात करेगा। उसमें तो ट्रेड पर जो टैरिफ लगाया जाता है उसके दिशा में बात होगी। जो दक्षिण एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपिंग के बारे में बातचीत होगी। तो यही सब बातें निकल करके G20 में भी आएगी। आप लोगों को ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत उस पर नहीं है। करंट में जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि G20 सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन था, कहाँ पर हुआ, कौन कौन, इसका लोगो क्या था, यही सब बातें वहाँ पर निकल करके आएंगी जो हर समय निकल करके आती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल कंप्लीट हुआ G7 को लेकर के, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के, उसके बात को लेकर के। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है। देखिए, एक यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और ये प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के इमरान खान हैं। ये आर्टिकल तो वैसे हमारे किसी भी काम का नहीं है, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे।
और इसको जो है आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अभी अरेस्ट किए गए थे सेना के द्वारा, वहाँ पर जो देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि अनलॉफुल है, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में हो गया और फिर उनको जो है बेल दे दिया गया। तो वहाँ पर जो पीटीआई के समर्थक हैं इमरान खान की पार्टी के, वो जो है उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके दंगे फसाद करने लगे सेना के सामने, स्पेशली सेना के परिवहन को, मिलिट्री के ऊपर उनका धावा बोला गया, दंगा फसाद किया गया, एक तरीके से मिलिट्री को ही निशाना बनाया गया। अब आगे ये बात करते हैं कि जो टारगेट है वो मिलिट्री को लेकर के था। इनका जो मेन रूप से कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि कोई प्रधानमंत्री या कोई विपक्षी दल का नेता जब इस तरीके से सेना के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है, सेना के ऊपर आरोप लगा रहा है, सेना को दोषी ठहरा रहा है, तो इस तरीके से ठीक है, लगा रहा है, कोई बात नहीं, कोई गलती होगी तभी तो लगा रहा है। तो सेना का जो चरित्र है उसको उजागर करना, उस पर कहीं न कहीं ये विश्वास को प्रकट करता है। दूसरा, पाकिस्तान की जो स्थिति है मिलिट्री का अलग है, न्याय का जो है न्यायालय जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट है वो जो है इनके अगेंस्ट में है, इनकी पार्टी इमरान खान के पार्टी के अगेंस्ट में है। इस तरीके से पाकिस्तान की जो आने वाली स्थिति है वो और ख़राब होने की दशा में है। क्योंकि चारों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग नहीं हैं, चारों की दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, हमारे कोई काम का नहीं था, हमने केवल आपको इसके विषय में इतना बताया कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, एक्चुअली में क्या वहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्लो विथड्रॉल, ये आरबीआई ने अभी जो 2000 रुपये के नोट के लेकर के बात की, सर्कुलेशन में वहाँ के जो बैंक नोट हैं वो जो है अपना जो पैसा है 2000 की नोट जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से कम दिखाई दे रही थी, उसके कंजप्शंस की बात की को 30 सितंबर तक जो डेट दी गई है वहाँ तक अपना 2000 का जो जितने भी नोट हैं उसको ले आकर के अपना जमा करें, उसको ले आकर के करें। ये अपना क्या उसमें बदलाव करते हैं क्या नहीं वो तो उस पर आर्टिकल में आगे आ ही जाएगा। आप लोग केवल इतना याद रखिए कि ये जो करेंसी 2000 के नोट की है इसको बदलने का टाइम कितना है, मार्केट में कितनी सर्कुलेशन इसका था और इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे क्या नहीं, अभी इसके रूप में कोई बड़ा वाला आर्टिकल्स आया नहीं है। अभी केवल और केवल न्यूज़ में इतना है कि 2000 के नोट जो बंद नहीं किए गए हैं उसके जो बैंक में जमा करने की जो अवधि है 30 सितंबर यानी सितंबर तक दी गई है। तो ये सब जो भी होगा वो आगे लेकर के आर्टिकल में आ ही जाएगा। अब फ्रेंड्स एक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और वो आर्टिकल हमें लगता है कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, उसको जो है देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको आप लोग देखिए ये आर्टिकल जो यहाँ पर आपके सामने हाजिर है और वो है समुद्री बर्फ़ के पिघलने के ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर जो आया है, इस आर्टिकल के विषय में क्या कहा गया है क्या नहीं उसको हम आपको बताते हैं। फरवरी 19 को जो है जो समुद्री बर्फ़ होती है अंटार्कटिका में वो अपने सबसे निम्नतम स्तर पर रिकॉर्ड की गई। समुद्री बर्फ़ का जो पिघलना होता है, समुद्री बर्फ़ का जो जमना होता है यानी कि कितना जमा है कितना नहीं जमा है वो अपने सबसे निम्नतम स्तर पर जाकर के रिकॉर्ड की गई 19 फरवरी को। और इस तरीके से समुद्री बर्फ़ का जो सिकुड़ना है यानी कि जो सिकुड़ रहे हैं, एक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर के कारण जो समुद्री बर्फ़ जो पिघल रहे हैं ये बहुत ही चिंता के विषय हैं। इनका पिघलना एक तरीके से चिंताजनक है। और सी आइस जो समुद्री बर्फ़ हैं इस दौरान जो पिघल रहे हैं वो अंटार्कटिका के अंटार्कटिका का जो गर्मी का मौसम होता है जब वो स्टार्ट होते हैं लगभग अक्टूबर में और समाप्त होते हैं मार्च में,
और तब जा कर के दोबारा वो फ्रीज होते हैं, यानी कि विंटर सेशंस में। तो इस तरीके का यहाँ पर जो डाटा निकल कर के आया है, समुद्री अंटार्कटिका क्षेत्र में समुद्री बर्फ़ का पिघलना एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। और डाटा जो 6 साल का लगभग दिखा रहा है कि जो अंटार्कटिका जो बर्फ़ पिघल रहे हैं, आइस जो कवर किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, मेजर डिक्लाइन हो रहा है इस सेक्टर्स में, वो बहुत बड़े स्तर पर घट रहे हैं। और इस तरीके से समुद्री बर्फ़ों का पिघलना ग्लोबल जो समुद्री लेवल होता है, वैश्विक समुद्री लेवल, उसमें ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि हो रही है। और यह जो तटीय स्टेट हैं, तटीय राज्य हैं, उनके लिए मेजर थ्रेट है, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है। और नासा के अनुसार जो अंटार्कटिक आइस जो पिघल रही है, वो ग्लोबल जो समुद्री लेवल है उसका 1/3 है 1993 के बाद से। अब चार्ट फर्स्ट जो शो कर रहा है, वो शो क्या कर रहा है, जो अंटार्कटिका समुद्र है, जो अंटार्कटिका समुद्र में जो बर्फ़ों का सिकुड़ना है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में है। और ये मार्च अप्रैल में जो समुद्री पिघल रहे हैं वो पिछले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले सेशन से, यानी कि सबसे कम रिकॉर्ड किए गए हैं मार्च अप्रैल में इस अवधि के दौरान। उदाहरण के लिए जो 20 मई 1950 के बाद से सबसे कम जो रिकॉर्ड किया गया 8.73 मिलियन स्क्वायर समुद्री बर्फ़ का जो सिकुड़न होता, समुद्री बर्फ़ का जो जमना होता है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि जितनी मात्रा में समुद्री बर्फ़ जितनी मात्रा में समुद्री बर्फ़ फैला था उसको रिकॉर्ड किया गया 1950 से लेकर के 20 मई को। वो 8.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, वो सबसे कम था। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जो 2022 में इसका जो लेवल देखा गया है वो अब दूसरा सबसे कम इस गर्मी में देखा गया है आइस को एक्सटेंड करने के लिए अंटार्कटिका में। यानी यहाँ पर जो डाटा एक्सटेंड हो रहा है, डाटा जो दिख रहा है वो डाटा क्या है कि जो यहाँ पर मार्च गर्मी के महीने में अंटार्कटिका सेक्टर से जो बर्फ़ का जो विस्तार है वो एक तरीके से सबसे कम 2022 में दूसरा सबसे कम यहाँ पर गर्मी के मौसम में दिखा गया है। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अगर समुद्री बर्फ़ फ्रेंड्स पिघल रही है, रेडिक्स हो रही है, तो ये सबसे पहली चीज़ कि जो पानी का प्रवाह होता है उसको पूरी तरीके से ये बदल देगा। जो ग्लोबल मौसम है, जो अंडर वाटर सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको पूरी की पूरी तरीके से ये चेंज कर देगा। और जो हीट ट्रांसफार्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो उसकी रिपोर्ट आती है समुद्र में, उसके एटमॉस्फेयर को ये तापमान के रूप में गर्म करने के लिए ये प्रेषित कर देगा, गर्म कर देगा वहाँ पर जो दक्षिणी सागर हैं हमारे। इस तरीके से जो ताज़ा पानी का प्रभाव है, ताज़ा पानी का जो प्रवाह है, जो मिल्ट होकर के बहते हैं, और सर्दी, गर्मी, ताज़ा पानी, खारा पानी, सब में एक तरीके से वैश्विक रूप में बाधा पहुँचा दी जाएगी। और ये जो टेम्परेचर, और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल बाधा के रूप में ही मौजूद है, टेम्परेचर भी चेंज होने की बात कही जा रही है। टेम्परेचर भी यहाँ पर बढ़त हो जाएगा, उसमें परिवर्तन देखने की बात की जा रही है कि टेम्परेचर यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। और जो डेंसिटी है वो जो है डेंसिटी जो एक तरीके से तापमान की जो डेंसिटी आती है वो अपने पैटर्न पर वहाँ पर बदलाव वहाँ पर दिखाई देने को मिलेगा। और जो बर्फ़ के नीचे, यानी कि जो समुद्री तल पर बर्फ़ के नीचे वहाँ पर जो डीप वाटर होते हैं उनका जो प्रवाह होता है उसमें भी बदलाव बेहतरीन ढंग से दिखाई देंगे। और जो ये अंडर वाटर फ्लो होते हैं, यानी कि जो पानी के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको एल्गी, शैवाल वगैरह अपना अपना जो भोजन बनाते हैं, व्हेल, सील, पेंगुएस, ये सब जो अदर पक्षी हैं, ये सब जो बर्फ़ के नीचे जो पोषक तत्व होते हैं वही इनके भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। इनको जब ये पिघलेंगे तो भोजन जो श्रृंखला होती है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और भोजन श्रृंखला जो ख़त्म हो जाएगी, एक तरीके से अगर पानी का प्रवाह रुका, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, समुद्री बर्फ़ का जो जमा होता है उसमें सिकुड़न हुआ, उसकी मात्रा कम हुई और पानी पिघल करके अधिक हुआ, तो जो अंटार्कटिक सेक्टर्स में फूड चेन होता है फ्रेंड्स,
वह फूड चेन पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो एक तरीके से जो अंटार्कटिक सेक्टर्स का इकोसिस्टम है वह कल न केवल अंटार्कटिक सेक्टर पर इफेक्ट डालेगा बल्कि अदर सेक्टर्स को भी वो बहुत ही वाइडली स्तर पर प्रभावित करेगा एक तरीके से ये। और यही जो मैप सेकंड है यानी ये वाला मर्फ है, ये देखिए यहाँ पर जो सफ़ेद रूप में दिखाई दे रही है ये आइस है। यहाँ पर लिखा गया करंट सी आइस एक्सटेंट, ये जो करंट जो आइस है ये दिखाई दे रहा है। ये अंटार्कटिका सेक्टर्स में जो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो जो समुद्री बर्फ़ का सिकुड़न है वो एक तरीके से वो घट रही है और एक तरीके से जो टेम्परेचर बढ़ने से जो डार्कर कलर्ड ओशियन हो जाता है यानी कि जो समुद्र का रंग जो है वो गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन जमता है तो वो ब्लैक में चेंजेस हो जाता है। तो एक तरीके से वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है और पूरा का पूरा जो साइकिल है समुद्री बर्फ़ का वो गर्मी के रूप में एक तरीके से फंस चुकी है। तो समुद्री यहाँ जो मैप सेकंड है वो यही शो कर रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, हायर टेम्परेचर जो रहा है उससे जो मेल्ट हो रही है बर्फ़ वो पिघल रही है, समुद्री बर्फ़ का जो जमा होता है वो भी घट रहा है और जो कलर्ड है जो ओशियन का वो डार्क हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो और ब्लैक में चेंजेज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो अंटार्कटिका का जो ग्लोबल यहाँ पर देखा जा रहा है टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है वो 1910 से लेकर के 2000 के मध्य देखा जा रहा है कि सबसे जो गर्म का महीना होता है अप्रैल में वो वहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है और 2023 के अप्रैल महीने में जो तापमान है इस सेक्टर का वो 1910 और 2000 के बीच जितना टेम्परेचर था वो 2023 में जाकर के 0.93 डिग्री सेल्सियस हायर है अप्रैल के महीने में और यह पूरे शताब्दी में दूसरा सबसे ऊंचा यानी कि सबसे गर्म मौसम था। जब हर सेक्टर्स में यानी कि हर समर में इस तरीके से जो है समुद्री बर्फ़ पिघलती है और समुद्री बर्फ़ जो है इस तरीके से पिघलेगी फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है समुद्री बर्फ़ का पिघलना केवल एक ही सेक्टर्स पर नहीं अदर सेक्टर्स पर भी बहुत ही बैड इफ़ेक्ट लेकर के आता है। तो ये आप जो आंकड़े देख रहे हैं चार्ट 4 में, ये आंकड़े जो है 19 फरवरी 2023 को यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं ये रिकॉर्ड किया गया है 1.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अंटार्कटिका समुद्र में जो है इसको दिखा गया है, जो लोवेस्ट यहाँ तक कि सबसे कम स्तर पर ये अपना रिकॉर्ड किया गया था। तो ये चार के चारों आंकड़े जो है आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से जो आपका आर्टिकल था, जो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो कंप्लीट हुआ एक तरीके से। अब हम लोग जो चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस के पार्ट पर। आज के न्यूज़ में देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग अपने अपने न्यूज़ की बात करें। एक यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आई है और वो न्यूज़ ये है कि ये देखिए यहाँ पर एक बिल लाने की बात हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बहुत ही एक तरीके की बिल लाना चाहते हैं और वो बिल जो है ये देखिए यहाँ पर विल ब्रिंग बिल टू लिंक डेथ एंड बर्थ डाटा विथ वोटर रोल्स। जो बिल अभी अमित शाह जी लाने की बात कर रहे हैं वो मृत्यु दर, जो मृत्यु का पंजीकरण होता है और जो जन्म का पंजीकरण होता है उसको इलेक्टोरल रोल्स के साथ, यानी कि जो मतदाता की सूची होती है उसके साथ जोड़ने की बात की जा रही है। वो बिल लेकर के आएंगे कि यानी कि मतदाता जो वोटर्स हैं, वोटर्स की जो भूमिका निभाते हैं उनके जन्म और मृत्यु के पंजीकरण उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। और ऐसा किया क्यों जाएगा? अब ये जो है अमित शाह जी कह रहे हैं ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ है यानी कि जन्म का पंजीकरण और मृत्यु का पंजीकरण, ये दोनों जब इससे कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो ये डेवलपमेंट प्लान बनाने में दो जनसंख्या जब जारी किए जाते हैं, दो जनसंख्याओं के बीच, यानी जो राष्ट्र के द्वारा जनसंख्या 10 साल के नियर अबाउट जारी किया जाता है,
तो उस दौरान जितनी जन्म और मृत्यु होती है, जितने बार चुनाव होते हैं, जो डेवलपमेंट की योजनाएं बनती हैं, उसमें बहुत बहुत मदद करेंगे। तो इस तरीके का इनका बिल लाने का प्रोग्राम है। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, जब कोई 18 साल का हो जाता है तो वो उस वोटर आईडी उसकी बन जाती है। और जनगणना जो रजिस्टर्स है उसके पास जब उसकी डेथ हो जाएगी, अगर किसी तरीके से, यानी कि किसी केस में ऐसी स्थिति में अगर उसकी डेथ हो जाएगी, तो जनसंख्या जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उसकी फैमिली को एक नोटिस भेजेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि पर्सन की जो डेथ के बारे में, और 15 दिन का समय उसको दिया जाएगा। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कमीशंस है, वो कमीशंस इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जन्म और मृत्यु के आंकड़े होते हैं, वे आंकड़े मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं, तो इससे नाम रहता है, तो इससे योजनाएं बनाने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और मिस्टर शाह जो है ये एक अपग्रेड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स को लॉन्च किए हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम के तहत है। यह लार्ज स्केल पर जो है मोग्राफिक सर्वे यानी कि जनसंख्या सर्वे को लेकर के चलेगा, जो हर साल RGI ऑफिस बर्थ रेट, डेथ रेट और जो फर्टिलिटी रेट होता है, जो मातृत्व दर होता है, उन सबको ये सर्वे करता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैकग्राउंड है अमित शाह जी के द्वारा, अगर इस तरीके से कुछ लाया जा रहा है। अब दूसरी न्यूज़ पे हम चलते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा कौन सी न्यूज़ है, वो न्यूज़ है INS सिंधु के बारे में। यहाँ पर देखिए INS सिंधु की बात की जा रही है। ये INS सिंधु के विषय में। अब यहाँ पर INS सिंधु को अभी भेजा गया था रसिया में सत्तान निर्मित करने के लिए। निर्मित करने का मतलब उसमें कुछ खराबी आ रही होगी, उसको पुनः भेजा गया था। तो ये जो है 97 दिनों के पास इंडिया लौटा रसिया से मरम्मत होने के बाद। और इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा, ये मॉडर्नाइजेशन किया गया है वेपन को, उसमें सेंसर्स लगाए गए हैं। ये फोर्स लेवल पर जो है, जो पश्चिमी सीबोर्ड है वहाँ पर ये इन्हेंस करेगा फोर्स को, और एक तरीके से नए सबमरीन जो ऑपरेशंस होते हैं उसके नए चैप्टर्स को खोलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात निकल करके आई है। उसकी जो मरम्मत होने के बाद जो अवधि है, हालांकि यहाँ पर जो आर्मी अफसर्स होते हैं उनका कहना है कि जो सबमरीन्स होती है उसको प्राप्त करने में डिले भी हो रहा है, जैसे जर्मन और रसियन किलोस। लेकिन ये जो मरम्मत होने के बाद जो MRLC प्रोसेस के तहत जो मरम्मत इसकी हुई है, इसकी लाइफ में 10 से 15 सालों की वृद्धि ऑलरेडी हो गई है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ फ्रंट पृष्ठ पर ही है। प्राइम मिनिस्टर्स हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी अभी देखिए आइसलैंड जो नेशन होते हैं, जो छोटे समुद्री द्वीप होते हैं, उन वहाँ पर जो गए हैं अभी पपुआ न्यू गिनी में और जगह जगह, उन्होंने उसको लार्ज ओशियन स्टेट बताया है। लार्ज ओशियन स्टेट बताया है। वहाँ पर जो है 14 जो मेंबर होते हैं फोरम में, इंडियन पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन फिपिक जो नेशंस होता है उसमें 14 सदस्य हैं। उन्होंने उसको उल्लेखित किया और उनको एक बड़ा समुद्री राष्ट्र बताया। और ये तीसरी फिपिक 3rd समिट थी मोर्स बाई में, पोर्ट जो बंदरगाह था मोर्स बाई बंदरगाह पर। अब इस तरीके का जो रीजन्स है, भारत ने कहा है कि हम उसके डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो डेवलपमेंट गोल्स होता है उसके मेंबर कंट्रीज़ के लिए, उसके लिए भारत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और क्लाइमेट चेंज, नेचुरल क्लाइमेट, पॉवर्टी, जो वो सब भारत तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। जो वहाँ पर सप्लाई चेन होता है फूड का, फ्यूल फर्टिलाइज होता है, फार्मा आ रहा है, वो सब भी जो नई नई चुनौतियाँ हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उस पर भी हम लोग उसको डेवलपमेंट के लिए, आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए उस पर वर्क करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संबोधित कर रहे थे उनका कथन था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो बात की गई है, एक और न्यूज़ के लिए बात की गई है। दूसरी न्यूज़ क्या है आइए देखते हैं।
अभी देखिए जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट G20 की जो है मीटिंग हो रही है। ये G20 की जो मीटिंग है वहाँ पर जितेंद्र सिंह गए हैं, जो भारत सरकार में मंत्री के पद पर हैं। 122 डेलीगेट्स टूरिज़्म के लिए श्रीनगर में पहुँचा है और ये वही सारी बातें कर रहे हैं। उनको जगह जगह जो दर्शन स्थल हैं वहाँ पर लिवा के जा रहे हैं, उनके लिए हैवी सिक्योरिटी लगा दी गई है। और आज जो है मेन मीटिंग है। अब देखिए मीटिंग्स में क्या बात निकल कर के आती है क्या नहीं, वो जो है देखने लायक होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा का पूरा आर्टिकल था वो आज का आर्टिकल यहीं तक था और मिलते हैं कल नए आर्टिकल के साथ। आप लोगों की बस एक ही जिम्मेदारी है, लाइक, अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक क्यों किया है वो भी साथ में उल्लेखित करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, जितना आप लोग कर सकते हैं उतना करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।